नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कांग्रेस इधर फिर चर्चा में है और काफी चर्चाओं में है। कारण कई हैं। बराक ओबामा ने न केवल मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं, बल्कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली छोड़कर के पणजी चली गई हैं, गोवा चली गई हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ हैं। और अभी बिहार के चुनाव नतीजे आए हैं, अलग-अलग राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी है, जहां कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। और कपिल सिब्बल से लेकर के पी चिदम्बरम, कई दूसरे नेताओं के बयान उपचुनाव के और बिहार चुनाव के नतीजों पर आए हैं। सवाल खड़े किए गए हैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी, प्रियंका वाड्रा पर भी। मेरे साथ जाने माने पत्रकार, मार्मिक के पूर्व संपादक और जाने माने लेखक भाव तोरसेकर जुड़े हुए हैं। भाव, आपका बहुत स्वागत है। भाव, कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हम क्या कहें, खुद कांग्रेस का ही कुछ कहना है नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक पार्टी कैसे चल सकती है, जबकि उसके बड़े नेता भी बोल रहे हैं कि भाई हमको कोई प्रमुख नेता चाहिए, पार्टी के लिए प्रेसिडेंट चाहिए। और प्रेसिडेंट चाहिए का मतलब ये होता है कि फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए। अब ये कहां से गलत डिमांड हो गई कि हमको अगर किसी बात के लिए दौड़ना है, किसको मिलना है, किससे सलाह लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, तो जाए कहां जाए? यही तो मांग कर रहे, वो और कुछ नहीं मांग रहे कि भाई ये बदलो, ये बदलो, ये चेहरा नहीं चाहिए, वो नाम नहीं चाहिए, ये परिवार नहीं चाहिए। ऐसी भी बात नहीं है। उनका मानना या मांग सिर्फ यही है कि हमको फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट चाहिए। जो 23 लोगों ने अगस्त में खत लिखा था, जी। तो उसमें भी वही डिमांड थी कि हमारे लिए हमको फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए। अभी देखिए, फुल टाइम का मतलब ही ये नहीं होता कि जैसा बीजेपी का फुल टाइम प्रेसिडेंट है या और पार्टियों का होता है, क्योंकि उधर तो 24/7 24 घंटे आपके लिए प्रेसिडेंट हाजिर है। जी जी। हमको एक शिफ्ट का तो दे दो। एक शिफ्ट का मतलब 8 घंटे। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कांग्रेस के मुख्यालय में बैठने वाला कोई प्रेसिडेंट चाहिए, जो अपने सेक्रेटरीज है, पार्टी के अलग अलग शाखाएं है, डिविजन है, उनकी जो समस्या है उस पर हल करने के लिए, जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में पॉलिसी डिस्कस करने के लिए कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए। अब ये तो डिमांड कैसे गलत हो गई, वो फिर से उठ गई है, फिर से उठ गई है। तो इस पर करे क्या? ना तो ये राहुल गांधी समझ रहे, ना सोनिया जी समझ रही है, ना प्रियंका गांधी समझ रहे। और डिसीजन तो वो तीनों लेने वाले, बाकी जी के लोगों को पता ही नहीं है कि डिसीजन अगर ये नहीं लेंगे तो कौन ले सकता है। तो कांग्रेस की समस्या देखो कि उसका नेतृत्व ही उसकी समस्या है। भाव, अभी सोनिया गांधी ने पणजी रवाना होने से पहले 3 कमेटियों का गठन किया है, जो ये तय करेंगी कि आर्थिक नीति क्या हो, सुरक्षा नीति क्या हो और विदेश नीति क्या हो पार्टी की। 135 साल पुरानी पार्टी, अगर हम ये मान लें कि ये 1885 वाली ही पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी को अभी ये तय करना पड़ रहा है कि हमारी विदेश नीति क्या हो, आर्थिक नीति क्या हो, सुरक्षा नीति क्या हो। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो कमेटियां गठित की गई हैं, वो जो सिफारिशें देंगी, उनको महाज्ञानी राहुल गांधी जी मानेंगे ही, क्योंकि उनको तो अपने हिसाब से ही रोजाना ट्वीट करने होते हैं। तो अभी देखिए, मैंने शुरू में वो बता दिया ना कि पार्टी क्या है, पार्टी में क्या चल रहा है, ये किसी को पता है ही नहीं। आप तो 1885 की कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। वो पार्टी अलग थी, वो पार्टी थी।
यहां एक बात है कि हमारी विदेश नीति क्या है हमें पता नहीं है, और राहुल गांधी को भी पता नहीं है, सोनिया गांधी को भी पता नहीं है। ये नई बात नहीं है ना, ये तो पुरानी बात है। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है 2012 की बात है, जब लालू और कोई रिजवी नाम के एमपी थे, उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप जाने वाली थी, इसलिए ऑर्डिनेंस निकाला गया था और कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस पास किया था। और वो ऑर्डिनेंस जब 13 होगा शायद, 2013 या 12 की बात है, तो ऑर्डिनेंस पर बहुत चिल्लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, वर्डिक्ट दिया था, वो हटाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। उस पर अपोजिशन ने चिल्लम चिल्ली बहुत की थी। तो जब ऑर्डिनेंस निकालकर प्राइम मिनिस्टर निकल गए यूएनओ को मीटिंग के लिए, तो यहां राहुल गांधी ने बोला ये क्या है, फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। तो वो जो बात हुई थी वो आपको याद है, आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, कि अजय माकन जो प्रमुख प्रवक्ता थे, वो ये ऑर्डिनेंस कैसा सही है, बिल्कुल सही है, ये ऑर्डिनेंस निकालना कैसे जरूरी था, वो प्रेस क्लब में बता रहे थे। इतने में अचानक राहुल गांधी वहां पहुंचते और बोले हाँ अभी राहुल गांधी आए, वो अपनी बात बताएंगे। और उन्होंने बोला क्या है यार, ये कोई पागल आदमी ऐसा ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, ये फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। अच्छा, उन्होंने उससे आगे एक भी सवाल नहीं दिया, राहुल गांधी उठकर चले गए। उसके बाद जब वही अजय माकन जो उसको डिफेंड कर रहे थे, उनको पूछा गया कि अब आप क्या बोलेंगे, नहीं ये तो फालतू फेंक देना चाहिए। अरे बोला आप तो शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस तब बोल रहे थे कैसा सही है, और आप अभी गलत बोलते। 10 मिनट राहुल गांधी आने ने उन्होंने, माकन ने कहा कि भाई अगर राहुल गांधी गलत बोलते तो गलत है, सही कैसे हो सकता है। इसका मतलब यह है कि क्या गलत है क्या सही है, ये अजय माकन या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को खुद को मालूम नहीं होता। जब तक राहुल गांधी बोलेंगे नहीं कि ये गलत है या सही है, तब तक वो चलता रहता है। एक कानून जो हम देश में देखते हैं, एक नियम होता है, तो वो चलता रहता है। जब तक एक दिन गवर्नमेंट वो स्क्रैप कर देती है, तो कल से वो गुना नहीं होता। या कल से हम रास्ते पर निकलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो कल तक तो हम ऐसे ही क्रॉस करते थे, कोई हमको रोकता नहीं था, टोकता नहीं था। अभी एक दिन वहां आके सिग्नल बिठा दिए और बोले सिग्नल ग्रीन नहीं तो चला कैसे तू, तो तूने गुनाह कर दिया। तो इस ढंग से कांग्रेस पार्टी चलती है। उनको मालूम नहीं है कि यहां सिग्नल कल बिठेगा या नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। जब तक राहुल गांधी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तब तक ये सही है। यही तो पॉलिसी बन गई है ना, उनको मालूम नहीं है। जब तक उस पर कोई आइडिया आता नहीं है, कोई पॉलिसी आती नहीं है, राहुल गांधी बोलते नहीं। पॉलिसी का मतलब राहुल गांधी बोले या नहीं बोले। सोनिया गांधी तो बेचारी बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोलती नहीं। बोलेंगे तो राहुल गांधी बोलेंगे, और जब तक वो नहीं बोलते तब तक हाथी को हाथी बोले या ना बोले, ये कांग्रेस की समस्या है। हमें दिख रहा है कि सामने हाथी खड़ा है, लेकिन क्या हम हाथी बोलेंगे तो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा जाएगा, मालूम नहीं है। तो आप सब लोग बोलो कि ये हाथी है, कांग्रेस वाला नहीं बोलेगा, बोला मालूम, मुझे मालूम नहीं है। ये कोई प्राणी दिखता है लेकिन हाथी है कि नहीं मालूम नहीं। ऐसे जो बोल सकता है वही कांग्रेस में रह सकता है, ये कांग्रेस की समस्या है, या कार्यशैली बोल सकते हैं। तो इसलिए इसमें से निकले कैसे, ये उनको तय करना नहीं है। वो तो चाहते हैं कि हम यहां से निकले। इस जो अजीब से एक गड़बड़ हो गई है, वहां से निकलना तो है, लेकिन कैसे निकले वो भी किसने बता। अभी आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में पुरानी बात बता दो, फैक्ट है। हॉवर्ड ह्यूजेस नाम का एक बड़ा उद्योगपति अमेरिका में था, मुझे ख्याल है कि 75-80 में कभी मर गया। उस पर एक फिल्म भी आ गई थी, ग्लैडिएटर करके। वो ऐसा एक्सेंट्रिक था, 2-2 दिन सलग काम करता था, 48 घंटे।
उस उसके साथ काम करने वाले मजदूर 8-8 6-6 घंटे में बदले जाते थे, लेकिन वो 8-8 घंटे 2 दिन 48 घंटे काम करता था और जाके सो जाता था, तो 2-2 दिन सो जाता था, लेकिन उसको कोई टोक सकता नहीं था, कोई नहीं उसको टोकेगा। आप उसके अगर अभी देखो, उसका एक मैंने उसकी 150 कंपनियां थी, और 150 कंपनियों का जो जनरल मैनेजर था, उसने भी कभी हार्वर्ड यूजर्स को आमने सामने देखा नहीं था। जी यानी जी। वो कैसा दिखता है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी दाढ़ी है या नहीं, मूछे है कि नहीं, ये भी पता नहीं था। वो उसके 150 कंपनियों का जनरल मैनेजर था, क्योंकि तुम ऑर्डर मिली तो फॉलो करो बस, क्यों कैसे पूछना नहीं। उस पर बड़ी किताबें आपको मिलेगी, अजीब आदमी था। जी तो हालत ऐसी देखो, ये उसी की डोनेशन से डायलिसिस की मशीन पैदा हुई, तैयार हो गई, जी। और यूजर्स की डोनेशन से डायलिसिस की मशीन बनाई गई, और वो खुद मरा तो डायलिसिस मिली नहीं, इसके लिए मर गया। अजीब किस्म का आदमी था, अजीब। तो उसमें देखो इतनी बड़ी, उस समय उसके 10,000 वगैरह उसके एम्प्लॉय थे, लेकिन डिसीजन कोई ले नहीं सकता था। अब बात ऐसी थी कि उसका किस्से का हम एक एपिसोड बना सकते हैं, इतना अजीब आदमी था। जी तो जी जी। उसका एक अटेंडेंट था, वो अपने को बंद करके बैठ गया था, दुनिया उसको देख नहीं पाती थी। तो उसके बाल काटने वाला एक हजम अलग से रखा था। तो जब वो सीरियस हो गया, तब उसको उठा के अस्पताल लेके जाना है कि नहीं, ये डिसीजन है ना। वो डिसीजन लेगा कौन? डिसीजन तो हार्वर्ड लेने वाला है, और वो तो अभी कोमा में गया है, क्या करे। तो वो हजाम था, उसने डिसीजन ले लिया कि इस आदमी ने मुझे जिंदगी में इतना पैसा दिया है, तो उसको मैं बचाना चाहता हूं। भले वो जब उसकी ठीक तबीयत होगी मुझे नौकरी से निकाल लेगा, लेकिन उसको मुझे बचाना है। और उसने डिसीजन लिया, और पूरी मशीनरी कंपनी की हिलने लगी। उसके लिए आपको मालूम नहीं होगा, उसके लिए उस एयरपोर्ट पर एक बोइंग रेडियो होता था, उससे उसको लाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। कांग्रेस की जी। हालत वैसी हो गई है, जो डिसीजन लेने वाला है वही तो कोमा में चला गया, ऐसे मानो। जिसको हम्म। डिसीजन लेने वाला है वो तो डिसीजन नहीं ले सकता, और बाकी के राह देख रहे कि अभी ये कुछ बोले, अभी ये कुछ डिसीजन ले ले। ये कांग्रेस की हालत है, और इससे बाहर कैसे निकलना, न हम जानते न वो जानते। भाऊ, हम देखते हैं जब भी राज्यों के चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में या दूसरे दलों में भी, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनमें भी बाकायदा रणनीतियां बनती हैं, बैठकें होती हैं, तमाम नेता शामिल होते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, वहां के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से उनको उठाना है, किन मुद्दों से उन राज्यों में फायदा मिल सकता है, इस पर बड़ा गहन मंथन होता है। पर हमें दिखाई नहीं देता है कि कांग्रेस में इस तरह का कोई मीटिंग होती है, कवायद होती है, कुछ तय किया जाता है। और बस जब चुनाव प्रचार शुरू होता है तो राहुल गांधी उपकार करते हैं पार्टी पर, और 2 4 5 7 जगह वही जो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, अ, अनिल अंबानी की जेब, अडानी, मोदी जी के 5 7 दोस्त उनको फायदा राफेल। पहुंचाते हैं। तो इस तरह की बातें वो हर राज्य में जाकर के रिपीट करते हैं, नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, और जो इनके सहयोगी होते हैं उनका भी भट्टा बैठाने का काम कर देते हैं। बिल्कुल। अपनी पार्टी का तो ये कर ही देते हैं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, सीमांत प्रदेश है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी तो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और अपनी पहली सरकार गठित करने के लिए, अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। लेकिन कांग्रेस कहीं रणनीति बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, अब वो तो आप अगर देखें तो मेरा ख्याल है 2013 से लेकर आज तक वही चल रहा है।
रणनीति जो है वो तो राहुल गांधी बनाएंगे, और उनको तो रणनीति की जरूरत ही नहीं है। उस समय जो आइडिया उनके मन में आ जाएगी वही तो रणनीति है। वो तो खुद राहुल गांधी को पता नहीं होती जब तक वो स्टेज पर खड़े नहीं हो जाते। कहां उनको मालूम होता है कि रणनीति क्या है। हाँ, लेकिन वो बोलना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद रणनीति बाहर आती है। तो बाकी की पार्टी करेगी तो क्या करेगी ना, करेगी तो क्या करेगी, वो खड़े रहेंगे। मेरा ख्याल है नीरज का या किसी की कविता है बड़ी, और हम खड़े खड़े देख गुब्बारा देखते रहे, कारवा हाँ, गुजर नीरज का, गया। नीरज नीरज की का है मेरे लिखा से। है। तो बिल्कुल वो आप अगर वो कविता समझ ले तो कांग्रेस आपको समझ में आती है। आज की कांग्रेस समझना है तो वो कविता आप समझ लो। तो बात ऐसे कि रणनीति बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। देखिए, लड़ाई जो होती है वो जीतने के लिए होती है। आपने 70 उम्मीदवार खड़े कर दिए बिहार में। अब उसके बारे में जब चर्चा हो रही तो मैंने एक कांग्रेस के प्रवक्ता शायद पवन खेरा है उनको कहीं सुना, तो बोले तो क्या छोड़ देते उतनी जगह, हमको मालूम था हम हारने वाले हैं, फिर किसी ना किसी को तो लड़ना था। अरे ठीक है भाई, मैं बोलता हूं कि अगर हारने के लिए आप 35-40 जगह ऐसी थी कि आप हारने ही वाले थे, अगर आपको मालूम है तो आप 70 जगह पर अपनी ताकत डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं थी। आपको छोटी, अभी देखो वो जीतन राम मांझी की पार्टी थी और मेरा ख्याल है कुशवाहा की पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की, वो तो इनके साथ थे ना, महागठबंधन में थे। लेकिन सीटों का बंटवारा होता नहीं इसलिए वो तो निकल गए। अगर आपको अभी जो कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है किसी ना किसी को तो लड़ना चाहिए था, इसलिए हम हारने के लिए लड़े, तो वो जगह आप पहले से उनको दे सकते थे ना। कुशवाहा है या 2-3 पार्टी, जो मांझी की पार्टी उसने 4 सीटें जीत ली यहां जाके, अगर वहां अगर आप उसको 10 जगह दे दे तो कम से कम वो 4 जगह लेते जो एनडीए की कम होती। बिल्कुल ठीक है। तो अभी दूसरी बात है कि ओवैसी बोलते हैं कि हम इसके पीछे पड़े थे कि हमको महागठबंधन में आना है, उन्हें उनको जवाब नहीं दिया। और रिजल्ट के बाद कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है कि क्या खाली छोड़ दे, हारेंगे तो मालूम था फिर भी लड़ते। तो लड़ने के लिए क्या होता है यह समझना जरूरी है। देखो, हम तो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के लड़ाई का एक तरीका, जो स्ट्रेटेजी थी, उसको हम गनीमी कावा बोलते हैं जी। कि शिवाजी महाराज को मालूम था खुले मैदान में जाकर हम कम सैनिक साथ में लेकर औरंगजेब से, मुगलों से लड़ नहीं सकते थे, तो वो उनको जाकर कुछ छेड़ निकालते थे और भाग आते थे, तो वो पीछे आ जाते थे। और जो पहाड़ी में आ जाते थे तो हम तो पहाड़ के शेर है, हम ऊपर से पत्थर भी ढकेल दे तो आप पत्थर के नीचे आके मर जाओगे। तो शिवाजी महाराज की जो स्ट्रैटेजी थी वो खुले मैदान में लड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि हम कम से कम सैनिकों से कम साधनों से लड़ेंगे फिर भी जीतेंगे। तो जीतने के लिए बनती है वो स्ट्रैटेजी है। इनका कहना है कि वो हारने के लिए खड़े हुए हैं, तो इसको आप स्ट्रैटेजी मानोगे, रणनीति मानोगे? रणनीति का मतलब क्या होता है इनको पता नहीं। देखिए, चुनाव में अभी बिहार का अगर आप ले लो तो वहां जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है उसने कितनी जगह लड़ाई थी, लेकिन 12 जगह तो जीत गए हो। बिल्कुल जीतने के लिए आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए, लड़ो उस जगह पर जहां जीतने की कोई सुविधा हो सकती है, शक्यता हो सकती है। लेकिन इनकी बात यह होती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। शायद वो सीटें बेचनी होती है ना, टिकट टिकट ज्यादा से ज्यादा क्यों चाहिए कि वो बेचनी होती है। उम्मीदवार से पैसा ले लो, फिर एक बार इधर उधर घूमो, बाकी तो पैसा तो आ गया। ये बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हारने के लिए जगह लेती है। तो इस ढंग से कांग्रेस की भी हालत मुझे लगता है वही हो गई कि उन्होंने हारने के लिए 35-40 सीटें ज्यादा ली थी। अब लास्ट टाइम कहां गठबंधन ने, उन्होंने 40 सीटें ली थी लेकिन 27-28 जीती थी।
जी। तो रणनीति क्यों नहीं होती, ये आप समझ लो कि रणनीति के मायने इनको मालूम नहीं, मायने मालूम नहीं है। कम से कम अभी देखो, एनडीए ने उनको साथ लिया, नीतीश को, उसके तो 4 एमपी थे, फिर भी उनको 17 जगह दे दी, बिल्कुल। उसमें से वो 16 जीत कर आए। बीजेपी की 22 सीटें थी, उन्होंने 17 यानी 5 कम कर दिए अपने, फिर भी 17 के 17 जीत लिए। सही 6 बात। जगह पासवान को दे दी, वो सब जीत गए। तो इनको ये समझ नहीं पा रहे कि भाई हम करें तो क्या करें, क्योंकि रणनीति की इनकी जरूरत नहीं। वो होता है ना, आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, 4 पैसा, आपका कोई बड़ा पैसे वाला दोस्त है, उसके बच्चे का कोई बर्थडे है तो आप जाते, तो आपने मेहनत की कमाई से 1000-2000 का एक खिलौना ले लिया और उस जी। बच्चे को दे दिया, तो वो तो अभी बहुत पैसे वाला है, उसने तो 10-15 हजार के खिलौने तोड़ दिए। तो अगर आप उसको खिलौना देते हैं और आपके सामने ही वो तोड़ देता है, तो आपका जी तो जल जाता है कि भाई मेहनत के पैसे मेरे 2000 रुपए, लेकिन जी। उसके जी। लिए उसकी कोई कीमत होती नहीं। उसी ढंग से आप प्रशांत किशोर को आप रणनीति बोल रहे हैं, तो 6-7 साल में एक बड़ा नाम रणनीति के लिए, पॉलिटिकल रणनीति के लिए सामने आए, वो प्रशांत किशोर का है। जी। जी। उसकी तो यूपी में राहुल गांधी ने मत्ती पलित कर दी। ये कैसा फेल जा सकता है, वही तो उन्होंने दिखा दिया ना यूपी में। 1 साल से प्रणय प्रशांत किशोर मेहनत कर रहा था यूपी में, क्या किया? वो कोई भी आइडिया रणनीति करके लेके आए तो तोड़ मोड़ मरोड़ के फेंक देना, यही तो काम राहुल गांधी करते थे। तो रणनीति का मतलब इनके लिए एक तोड़ कर फेंक देने वाला खिलौना है। भाऊ, आज सुबह मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, उसके लिए मुझे कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके नामों की जरूरत पड़ रही थी। और मैंने देखा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जेपी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, इंदिरा गांधी, नीलम संजीवा रेड्डी, के कामराज, निजल कप्पा, बाबू जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, ऐसे ऐसे नाम थे। और मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, ये संयोग होगा कि 1885 में एक अंग्रेज ने इनिशिएट किया और कांग्रेस की स्थापना की, पर शायद किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि 100 साल बाद, 113 साल बाद, कोई विदेशी मूल की लेडी इस कांग्रेस की फिर अध्यक्ष बनेगी और 18 साल तक लगातार अध्यक्ष रहेगी। 18 साल तक कोई काबिलियत नहीं, कोई समझ नहीं, बिना लिखा हुआ भाषण नहीं दे सकती, भारत की संस्कृति की भी उनको कोई समझ नहीं है, फिर भी 18 साल। हम सब जानते हैं, अगर पानी कहीं ठहर जाए तो उसमें बदबू हो जाती है, काई लग जाती है, तरह तरह के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। पर किसी को ये समझ नहीं आई कि 18 साल तक आप एक ऐसे अध्यक्ष को अगर ढोएंगे जिनको कोई समझ नहीं है, केवल इसलिए कि वो इंदिरा गांधी की बहू है, तो यही हाल होना था कांग्रेस का जो हुआ है इस समय। बिल्कुल। देखिए, एक अच्छी आइडिया होती है, आइडिया कभी बुरी होती है ऐसे मैं मानता नहीं, आइडिया अच्छी होती है, लेकिन उसका एक समय होता है। देखो, नेशनलाइजेशन, ये मामला 50-60 के जमाने में अच्छा था, आज वो अच्छा नहीं है। फिर भी हम बीएसएनएल, गवर्नमेंट के जो बिजनेस हो चलाते रहते, उसका कोई यानी बात ऐसे कि ये गवर्नमेंट का है, इसमें तो प्रॉफिट निकालना ही नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता। प्रॉफिट अगर निकालना नहीं है तो इसमें मेहनत क्यों करे, तो वो लॉस में चला जाता है। अब लॉस भी है तो चलाते रहो, तो चलाने की जरूरत नहीं रहती। कांग्रेस की हालत, इंदिरा जी के नाम पर वोट मिलेंगे, जब हमारे पास एटीएम था भी नहीं,
तब का एटीएम था, उसका नाम इंदिरा गांधी था। बस इंदिरा नाम बताओ, चलाते जाओ। आपको याद होगा 1980 में जब जनता पार्टी टूट गई और फिर से चुनाव हो गए, तब मुझे याद है कि जो स्लोगन थी, शायद श्रीकांत वर्मा थे कांग्रेस के उस समय के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने, वो पत्रकार थे, बड़ी अच्छी जी जी स्लोगन बनाई थी, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। जी ये जी। स्लोगन बनी थी। या और एक मैंने सुना था स्लोगन उस समय नॉर्थ इंडिया का, कि आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को जीत कर लाएंगे। तो इंदिरा, ये नाम था, वो एटीएम था। तो आज तो इंदिरा का नाम उस ढंग से चलेगा नहीं। आज आज देश के आधे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको इंदिरा गांधी मालूम है नहीं, उनकी जी जी। महत्ता तो बात छोड़ दो। तो आज भी इनके चमचे जो है, नहीं प्रियंका तो इंदिरा जी से दादी जैसी दिखती है। ये नहीं चलता। देखो, हम एक स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। हमारे महेश मांजरेकर नाम के आर्टिस्ट है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं। तो वो मेकअप बनकर वो शिवाजी नहीं होते, वो ठीक है मनोरंजन के लिए एक फिल्म निकाली, लेकिन वो बाहर निकलकर खुद खुद शिवाजी मानने लगे, तो लोग जूते से मारेंगे उनको। हाँ, वो फिल्म में देखने में पसंद करेंगे। अमोल कोले नाम के है, उन्होंने मराठी सीरियल बनाई है, ये एमपी है अभी, एनसीपी के, बड़े अच्छे अभिनेता है। लेकिन वो अगर खुद को शिवाजी मानकर स्टेज पर खड़े हो गए तो लोग सुनेंगे नहीं, उनको भगा देंगे। क्योंकि शिवाजी जो हमारे मन में है, वो हम पर्दे पर देखते हैं तो उनके डायलॉग वगैरह अलग होते हैं, आज जमाना अलग है। तो इंदिरा जी जो थी, वो तो सोनिया है नहीं, प्रियंका तो हो भी नहीं सकती। लेकिन ये मानते हैं कि उसी नाम से चलेगा, इसके लिए वो हालत हो गई है। क्योंकि इनको छोड़कर दूसरा कोई पार्टी का प्रेसिडेंट लीडर हो सकता है, ये मानना भी इनको डरावना लगता है। कि अगर हम बोले, मैंने एक बड़े कांग्रेस नेता की बात सुनी थी, अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा, तो वो उस समय का, इंदिरा जी के समय का सेंट्रल मिनिस्टर था। तो वो बड़ा ज्योतिष पर, ये ग्रह दशा पर विश्वास करता था। तो एक उसका फेवरेट ये ज्योतिषी था। तो गाड़ी से, दिल्ली में गाड़ी से जा रहे थे, उसके बाजू में बैठकर वो बता रहा था उनको। तो उन्होंने बोला, आपकी कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो सेंट्रल मिनिस्टर ने गाड़ी रोकी, ड्राइवर बोला गाड़ी रोको, उस ज्योतिषी को गाड़ी से उतार दिया, भगा दिया उसको। तो बात मैंने सुनी है दिल्ली के पत्रकार से ये, तो मुझे अजीब लगा। मैंने बोला क्यों? वो मंजे हुए पत्रकार थे, अभी जिंदा नहीं है। वो बोले डर कितना था देखो, कि अगर ये ड्राइवर ने सुना है और ड्राइवर से जो इंदिरा जी तक पहुंच गया, तो हम है वो भी नहीं हो जाएंगे। इसलिए वो सेंट्रल मिनिस्टर ने गाड़ी रास्ते पर रोके, उसको उतार दिया, भगा दिया। इतना डर था इंदिरा, इंदिरा जी के लिए आप चैलेंज बन सकते हो, ये अगर कोई बोलता है तो उसका भी आपको डर था। वो डर अभी तक गया नहीं है। इंदिरा जी जैसे मोदी है वैसे ही इंदिरा जी उस समय लोकप्रिय थी। लेकिन मोदी पर टीका टिप्पणियां होती है तो वो समझ लेते हैं। लेकिन इंदिरा जी ने जो डर पैदा कर दिया, तो वो डर अभी तक जा नहीं रहा है। जी क्योंकि कोई काबिलियत वाला लीडर कांग्रेस में है नहीं, कोई उठकर खड़ा हो जाए, वो निकाल लो, हम करते हैं, आगे आकर बोलो। मुझे याद है मैंने पढ़ा था कहीं उस वक्त के पुराने जमाने के, हम छोटे स्कूल बच्चे थे, तो उस समय एक बार नेहरू भी बोले, उस समय एक चर्चा थी कि नेहरू की बात कौन लीड करेगा देश को। तो एक बार कहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये बात खुद नेहरू ही बोल गए कि मेरे पीछे कांग्रेस का क्या होने वाला है। तो रफी जी। अहमद किडवई खड़े हो गए, बोले नीचे उतर कर देखो कौन चलाता है। वो डरे नहीं थे रफी अहमद किडवई। मेरा ख्याल है कि शायद मोहसिना किडवई इनकी कोई बेटी या सूसा वगैरह है, मुझे याद नहीं, लेकिन वो बोले थे कि नीचे उतरो फिर पता चलेगा। आज कोई वो बोल भी नहीं सकता। ये जो फर्क है कांग्रेस में,
देखो, एक बात होती है कि आम जो होता है आम, अब हपूस जो बोलते हैं जिसको अल्फांसो, दुनिया भर फेमस है। जो हमारे, मैं रहता हूं, हमारी जन्मभूमि जो कोंकण, उधर अच्छा होता है। वो जी हाँ, टेस्ट जी हाँ। दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन वो वहां का है ही नहीं। वो तो पुर्तगाल से आया हुआ आम है। हम्म। तो अगर वही आप उठा के किसी दूसरी, उसका पौधा एक लेकर जाओ, आप यूपी में लगाओ, वो टेस्ट से नहीं आएगा, क्योंकि उस मिट्टी में उसको जो कुछ मिलता है वो और जगह नहीं मिलता। तो इसलिए ये बात ध्यान के, आप इंदिरा जी के घर में पैदा हुए, सूषा हो या उसकी नातिन हो या पोती हो, उससे आप इंदिरा नहीं बनती। आपको वो क्वालिटी चाहिए इंदिरा। वो हारी 77 में, लेकिन 80 में कैसी झूम कर आई देखो, क्योंकि उनके पास वो हिम्मत थी आगे जाकर लड़ने की। वो घर घर में बैठी नहीं रहती थी। राहुल गांधी बार बार मेरी दादी बोलते, लेकिन उनको नहीं लगता कि दादी को समझ ले। इंदिरा जी जीती थी तो उन्होंने उस समय की जनता पार्टी जो थी उसको गलतियां करने की सहूलियत दी थी। बिल्कुल। ये तो मोदी को गलती ही नहीं करने दे रहे हैं। मुझे याद है, आ, हमारी थोड़ी अलग सी बात है, अजीब लगेगा। हम जो 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 दोस्त थे, उस पहले से पत्रकारों के हमारे ग्रुप था, उसमें हमारी बीवी ही दोस्त बन गई थी, तो हम पिकनिक में जाते थे। हमारे जी जी। सोपारकर नाम के दोस्त थे, उनकी बीवी कभी पॉलिटिक्स से बात नहीं करती थी, लेकिन उस वक्त 78 की बात है। अचानक एक दिन हम पिकनिक पर गए थे और वो बोल गई कि देखो ये जनता पार्टी की गवर्नमेंट टूटेगी, हारेगी, गिर जाएगी। तो हम अजीब हो गए, निशा आज क्यों बोल रही है? तो मैंने सबको चुप किया, बोलो निशा पहली बार पॉलिटिक्स पर बोल रही है, सुनो। तो सब चुप हो गए, क्या हो गया? बोले ये तो सरकार हारेगी, गिरेगी। तो बोले कैसे गिरेगी, क्योंकि ये तो कभी पॉलिटिक्स पर निशा बोलती नहीं थी। तो जी बोल जी। गई। तो उसको पूछा कैसे गिरेगी, तो बोले कि एक बात आप समझ लो कि ये जो सब जनता पार्टी वाले हैं ना, वो इंदिरा के खिलाफ है। इंदिरा जी जिसको सूरज बोलेंगे, ये बोलेंगे चांद है। तो जो जो इंदिरा बोलेंगे इसके खिलाफ ही ये काम करेंगे। तो बोले ठीक है, ये भी मान लेते। तो सरकार क्यों गिरेगी? नहीं, बोली 3 दिन पहले की बात है, इंदिरा जी बोली है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। तो ये बोलेंगे कि तू कौन बोलती है 5 साल चलेगी, हम गिरा कर दिखाते और गिराएंगे। और अजीब लगेगा आपको, 1.5 साल में उसी ढंग से जनता सरकार गिर गई। अब बात एक समझ लो कि हम राजनीति पर बोलने वाले, लिखने वाले थे, लेकिन ये हम बात हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो इनोसेंट थी पॉलिटिक्स से। वो देख सकती सही थी बात। कि जनता पार्टी क्या पागलपन करेगी, और वो हो गया पागल। तो बोलने समझने की बात यह है कि इंदिरा जो थी, उन्होंने कांग्रेस को, जनता पार्टी को गलती करने की सहूलियत दी थी। हम 6 साल से देख रहे हैं कि बीजेपी हो या खुद मोदी हो, उससे इनको चिंता है कि मोदी कोई गलती ना करे। वो उसको हमेशा टोकते रहते, ठीक ढंग से चलाते रहते। भाऊ, बराक ओबामा तो ना भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ना ये संघी बता सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने व्यंग किए हैं सोशल मीडिया पर बराक ओबामा जैसे आदमी ने, जो पूरी दुनिया को जानते हैं, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि अब केवल 10 मिनट बात हुई होंगी राहुल गांधी से, और 10 मिनट में बराक ओबामा जान गए कि राहुल गांधी में कितनी काबिलियत है। ये क्यों नहीं समझ पाए? बराक ओबामा समझ जाते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, डिनर पर थोड़ी सी बातचीत होती है। कांग्रेस वाले समझने को तैयार नहीं है, और जो समझने की कोशिश करते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में। तो देखिए, कांग्रेस वाले नहीं समझे तो हम भी नहीं समझे। एक बात हमको माननी पड़ेगी कि हम 6-7 साल से राहुल गांधी को देख रहे हैं, उनकी मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की असलियत हम भी नहीं देख पा रहे, ये हमको मानना पड़ेगा। जो 10-12 मिनट में ओबामा समझ गए,
तो हम क्यों नहीं समझे? कांग्रेस वालों को अलग थलग छोड़ दो, यहाँ के जो जर्नलिस्ट है राहुल गांधी की आलोचना करने वाले हैं, वो भी राहुल गांधी का ढंग से आकलन नहीं कर पाए, ऐसे मैं मानता हूं। आपने हमने कितना उनका मजाक किया, सब किया है, लेकिन जिस ढंग से ओबामा समझाते हैं कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको विषय का आकलन नहीं है, अभ्यास नहीं है, फिर भी मैं उसका एक्सपर्ट हूं ऐसा बताने की कोशिश करते, ये जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ किसी पत्रकार ने भी नहीं की है, आलोचकों ने नहीं की है। कांग्रेस वाले की बहुत बात छोड़ो, हम भी नहीं कर पाए, लेकिन बराक ओबामा कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि ये आदमी बराक ओबामा 8 साल दुनिया की राजनीति कर रहे थे, और हम जैसे उनके पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो उनके लिए 1 मिनट 1 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मिलता है 2 मिनट है, 3 मिनट है, 12 मिनट है, 7 मिनट है, आधा सेकंड है, वो भी इनके लिए समझ लेने के लिए बहुत बहुत कीमती होता है। तो अगर वो 10-12 मिनट में राहुल गांधी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो समझ जाते हैं क्या। देखो, ओसामा बिन लादेन मिल गया कि भाई ये पाकिस्तान में है, उसका खात्मा करना है, तो कितना बड़ा डिसीजन था। बिल्कुल। सुलेमान नाम का कोई ईरान का कोई उधर का कुवैत या कहीं अफगानिस्तान या सीरिया में मारा गया, तो वो डिसीजन जो लेते हैं वो इनको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, उसको कोई बॉल फेंकता है तो 1-1.5 सेकंड में उनके बदन पर आता है, वो उसको उस एक स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। तो बराक ओबामा जो समझ पाए वो हम नहीं, कांग्रेस वाले ने हम भी नहीं समझ पाए, लेकिन वो ठीक ढंग से समझ पाए, क्योंकि उनकी आपको और एक बात बता दूं, जब हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर हुए तो उनका जब आखिरी दिन था तो मोदी ने बढ़िया बोला था कि इनसे बात करते, वो तो पुराने डिप्लोमेट थे, तो बोले इनसे जब जब इंटरेक्शन हुई तब से मुझे डिप्लोमेट का कैसा समझना है वो समझ आए, कि हाथ पकड़ते शेक हैंड करते, लेकिन हाथ कितना ढीला पकड़ते हैं, कितना पक्का पकड़ते हैं, किस ढंग से हिला से, उससे भी वो बात करते हैं। तो ओबामा तो दुनिया की राजनीति खेले हुए, तो उनके लिए 10 मिनट भी बहुत है, 10 मिनट भी बहुत है। तो उसने जो आंकलन दिया है वो हमें समझ लेना चाहिए कि फिर राहुल गांधी ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं, ये सवाल हमारे सामने खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है ये हम समझ पाएंगे। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो लिखा है, मनमोहन सिंह के बारे में लिखा है, सोनिया के, वो अलग अलग हमको एपिसोड करने पड़ेंगे कि किस ढंग से ये लोग पढ़ते हैं। सामने वाला आदमी है जिसकी बॉडी लैंग्वेज एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने उस पर कुछ एपिसोड नेट जियो पर देखे थे कि आदमी जब बात करता है उसमें सिर्फ उसके शब्द जो है वो 7% काम करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी जो है, देह शरीर है, उसकी हलचली जो है वो 93% इफेक्ट करती है। जी जी। तो ओबामा राहुल गांधी से बात क्या की, वो बात फालतू है। 93% राहुल गांधी क्या बोल रहे कर रहे हैं, वो बॉडी से कर रहे हैं, वो हमको समझ में आना चाहिए। उनका भाषण, राहुल गांधी का भाषण आप म्यूट करके देखिए तो आप उनको ज्यादा समझ सकते भाव सब जानते हैं, हालांकि बातचीत लंबी हो रही है, पर सबको पता है कि ये एक भर भराता हुआ भवन है जो कांग्रेस कभी भी गिर सकती है, कभी भी भर भरा करके गिर सकती है। और शायद कुछ लोगों को जो इस भवन में रह रहे हैं उनको एहसास हो गया है कि ये गिरती हुई इमारत है और इसकी मरम्मत का, इसमें सुधार का, लिपाई का, पुताई का कोई इरादा भवन के मालिकों का है नहीं। नतीजा क्या होने जा रहा है? नतीजा तो देखिए ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूं जिस ढंग से ममता बाहर निकली,
जगन रेड्डी बाहर निकला, तो उन्होंने अपना अलग आशियाना बना लिया। तो पूरे देश के लिए कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो लीडर कांग्रेस को फिर से खड़ी कर सकता है। लेकिन वो जो होता है ना, अभी देखो मैंने आपको बता दिया कि मैंने सिगरेट बंद की, आज उसका 50वां दिन है। जी जी। लेकिन पहले दिन जो हिम्मत करनी होती, जो ये निकल सकता हो, ये मानना जरूरी होता है। अभी 50 साल में सिगरेट पी रहा हूं और पिछले 50 दिन से मैंने सिगरेट छोड़ी है, लेकिन यहां से नहीं गई है, यहां से नहीं गई है। लेकिन फिर भी मैं खुद को रोकता हूं। वो हिम्मत पकड़ी है, वो छोड़ना नहीं चाहता, वो हिम्मत किसी को करनी पड़ेगी। देखो कांग्रेस बीजेपी 84 में पर डूब गई ऐसा माना गया था, डूब नहीं गई थी। उनको वोटिंग परसेंटेज जो था एक 2-3% कम हो गया था उनका जो उस समय था, लेकिन लेकिन जगह कम हो गई थी। तो उससे निकलकर बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? अब सब कांग्रेस वाले भी बोलेंगे कि बीजेपी तो 84 में 2 सीट पर नीचे आ गई थी, फिर से उभर कर आई। लेकिन फिर से उभर आने के लिए बीजेपी ने क्या किया, आत्मपरीक्षण कैसे किया, इंट्रोस्पेक्शन कैसे किया, इस पर कोई कांग्रेस वाला बोलेगा नहीं। उनको लगता है कि फिर बीजेपी को लॉटरी लग गई। बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है। उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि भाई ये अपनी अपनी अंदरूनी केडर बेस्ड पार्टी है, वो तोड़कर उसको मास बेस्ड पार्टी बनाना पड़ेगा। और आपको शायद ये नाम मालूम नहीं रहेंगे, वसंतराव भागवत, बबन राव कुलकर्णी, ये संघ के 2 बड़े नेता थे आरएसएस के, जिन्होंने अगुवाई की और एक नई लीडरशिप बनाने की कोशिश की, जिससे पर्रिकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये जो नेता निकल कर आए हैं, वो उस समय जवान लड़के थे। प्रमोद महाजन, ये जो नेता निकल कर आए 90 के और 2000 के समय, तो वो उससे निकल कर आए जिसकी मेहनत ये 2 आरएसएस के नेता थे, उन्होंने 84 से शुरू की थी, 85 से। तो कांग्रेस को यह भी समझना चाहिए कि बीजेपी वहां से यहां तक कैसे पहुंची है। कोई जादुई घटना हुई वैसे नहीं निकली है, मेहनत की है उन्होंने। अलग अलग समाज के घटक खुद के साथ जोड़ने की कोशिश की है। गोपीनाथ मुंडे उससे निकल कर आए, वो बंजारा समाज के थे, मोदी ओबीसी के थे, राजनाथ सिंह अलग अलग। देखिए राज्य के कुछ, मैंने सुना है कि 50-60 जवान लड़के लेकर उनको लीडर बनाया गया। तो हमको ये सोचना चाहिए कांग्रेस को कि भाई इस तरह अगर निकलना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करेगी, लॉटरी नहीं लगने वाली। और इनके सामने तो है ही नहीं, ये 24/7। अब देखिए 7 दिन के लिए अमित शाह हॉस्पिटल में थे, लेकिन वहीं से भी पार्टी का काम चला रहे थे, वहीं से भी चला रहे थे। और बिहार में चुनाव चल रहा था, उसके बीच 3 दिन राहुल गांधी उठकर शिमला में पिकनिक के लिए चले जाते। तो ये फर्क देखो कितना है, फर्क भी बहुत बड़ा होता है। तो इससे अगर निकलना है तो किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी। कपिल सिब्बल डर गए कि वो देखते कि इस पार्टी को अगर कोई भविष्य नहीं है तो मेरे भविष्य का क्या होगा। पार्टी में लोग आते हैं, रहते हैं, कुछ करते हैं, तो अपना भविष्य पार्टी के साथ जुड़कर देखते हैं। और ये आज की बात नहीं, बाबर के साथ कुछ 2000 तो लोग आए थे, उसमें से बहुत सारे मर भी गए आते आते, लेकिन वो अपना भविष्य ढूंढने के लिए बाबर के साथ निकले थे ना। तो पार्टियां भी वैसी ही चलती है, पार्टियां वैसी ही चलती है। आपको कोई आराम से उठा के नहीं देने वाला, यहां लड़ना पड़ता है। भाव जब 1984 की बात होती है तो कई बार समीक्षक इस तथ्य को भूल जाते हैं कि 1984 के चुनाव हुए किन परिस्थितियों में थे। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कांग्रेस को राजीव गांधी को बहुत बड़ी सहानुभूति मिल रही थी लोगों को। और जब इस तरह की आंधी चलती है किसी के पक्ष में
तो फिर बाकी लोगों को, बाकी दलों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। और कुछ वैसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ। नहीं, सबके साथ हुआ। अकेले चौधरी चरण सिंह की पार्टी तो 3 एमएलए लोकदल चुनकर लाए थे। सीपीएम ने मार खाई थी। सीपीएम नहीं, वो मार। देखो उस समय की 2 नंबर की पार्टी कौन सी थी? तेलुगु देशम थी। जी उनके जी 42 में से आंध्र से 27 एमपी चुनकर आए थे, क्योंकि कुछ 6 महीने पहले उनकी सरकार गिराकर वहां भास्कर राव की सरकार लाई गई थी। उसका गुस्सा था लोगों को, तो उस वहां सहानुभूति नहीं चली। आंध्र में आंध्र में सहानुभूति नहीं चली थी। और दूसरी बात थी कि पंजाब टूटकर निकलेगा का यह डर था लोगों को। भारत टूट जी जी। रहा है, ये भी डर था। तो इकट्ठे रखने वाली कोई पार्टी चाहिए थी, और सहानुभूति, ये 2 बातें मिल गई तो राजीव गांधी को इतना बड़ा सक्सेस मिला था। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी बातचीत हो गई आपसे, हाँ, लेकिन आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को इस बारे में समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।